हेलो एवरीवन, तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू ड्रामा की स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स करने हैं और आप लोगों की हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो चलो फिर ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। आज का ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड वान को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड जिनियान के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। जिनियान जब रूम से बाहर आता है तो उसे ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखता है, तो उससे कहता है कि कल तुम्हारा मिसकैरेज हुआ था और आज तुम काम में भी लग गई। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ब्रेकफास्ट मत बनाना, मैं बना लूंगा, लेकिन फिर भी तुम ऐसे काम कर रही हो। तो वान कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए काम करना अच्छा लगता है और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर वो अपने हस्बैंड को सी ऑफ करने के लिए गेट पर आती है, तो उसके लिए कुरियर आया हुआ होता है। तो वो कुरियर को ले लेती है और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के वो शॉक्ड हो जाती है। उसको देखने के बाद वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि मेरी लाइफ कितनी परफेक्ट है, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है, पर मेरी ये गलतफहमी तो आज दूर हो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे पेरेंट्स की कंपनी को संभाला था, लेकिन वो कंपनी को रातों रात उसने बैंकरप्ट कर दिया था और मेरे हस्बैंड ने चोरी छिपे मेरी पेरेंट्स की कंपनी का सारा फंड अपनी कंपनी में ट्रांसफर कर लिया। एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं कि वान के पेरेंट्स बहुत रिच थे और वो उनकी इकलौती बेटी थी। आन को लगता था कि उसका हस्बैंड जिनियान उसके पेरेंट्स की कंपनी को बहुत अच्छे से संभालेगा, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही चक्कर चल रहा था। उसने पेरेंट्स की कंपनी के सारे फंड्स लेकर अपनी कंपनी को बिल्ड कर लिया था और उसके पेरेंट्स की कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया था। फिर वो अपने हस्बैंड की बातों को याद करने लगती है, जहाँ पर उसका हस्बैंड हमेशा ही उसे बेवकूफ़ी बनाता रहता था, और उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने जानबूझकर उसके पेरेंट्स की कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया। लेकिन अभी भी इनको देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था, तो वो अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करने के लिए उसकी कंपनी चली जाती है। वो जिनियान के कैबिन के बाहर गेट पर ही खड़ी होती है कि उसे अंदर से जिनियान और उसकी बेस्ट फ्रेंड शाओ शाओ की बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों एक दूसरे से रोमांस कर रहे होते हैं। शाओ शाओ उसके हस्बैंड जिनियान से कहती है कि जिनियान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्रूअल हो गए, तुमने अपने ही बच्चे को मार दिया। इस पर जिनियान कहता है, क्योंकि तुम ही एक ऐसी लेडी हो जो कि मेरे बच्चे को बर्थ कर सकती हो और कोई नहीं, और अब तो वैसे भी मैंने अपनी खुद की कंपनी को खड़ा कर लिया है, इसे तुम्हें जल्दी ही अपनी वाइफ बनाऊंगा और वान को दूध में मक्खी की तरह से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। शाह शाह मुस्कुराते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें इसके पास इसीलिए भेजा था ताकि तुम थोड़े से पैसे कमा सको, जिसके बाद में हम दोनों की लाइफ अच्छी हो सके, पर तुमने तो उसके पेरेंट्स की पूरी कंपनी ही ले ली और उसे बैंकरप्ट कर दिया और उसकी कंपनी के फंड्स को अपनी कंपनी में डालकर अपनी कंपनी खड़ी कर ली। जिनियान इस पर कहता है कि मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, मैंने उन दोनों को मारा है, वरना वो तो शादी के खिलाफ ही थे, पर अब तो वो कंपनी और सब कुछ मेरा ही है, जल्दी मैं उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगा, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। वान जब ये सब सुनती है तो उसे बहुत शॉक्ड होती है और उसके हाथ से लंच बॉक्स भी नीचे गिर जाता है, जिसमें वो अपने हस्बैंड के लिए खाना लेकर आई थी। जब उसे ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के पीछे भी उसके हस्बैंड का ही हाथ है, तो वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। टिफिन के गिरने की आवाज सुनकर अंदर से जिनियान काफी गुस्से में चिल्ला के कहता है कि बाहर कौन है, क्योंकि वान काफी डरी हुई थी तो वहां से भागकर बाहर आ जाती है। वो सड़क पर भाग रही होती है, तभी एक आदमी उसे बचाने आ जाता है और तभी दोनों की एक कार से टक्कर हो जाती है और दोनों गाड़ी के आगे आ जाते हैं और गिर जाते हैं रोड पर। वान की हालत काफी खराब होती है और मरते मरते वो यही सोच रही होती है कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी और कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। और इतना कहते कहते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जिस बंदे ने उसे बचाया होता है उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वान को जिनियान की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो अपने आंखें खोलती है। जिनियान कहता है कि तुम्हें इसमें से कौन सा गाउन पसंद है। वान उसकी आवाज़ सुनकर गुस्से में उसको चाटा मार देती है। जिनियान भी हैरान हो जाता है कि अचानक से वान को क्या हो गया। वान अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती है, तभी वहाँ पर शाओ शाओ भी आ जाती। वो अच्छा बनने का ड्रामा करते हुए कहती है कि वान, क्या तुम्हें जिनियान ने बुली किया है। वान उन दोनों को देखती है, उसके बाद वो पास की बातों को याद करती है कि उसके साथ इन दो लोगों ने क्या किया था। फिर वो उन दोनों को धक्का देकर वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन तभी सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा जाती है। वान नीचे गिरने ही वाली होती है कि वो लड़का उसे संभाल लेता है।
दोस्तों ये लड़का और कोई नहीं हमारे ड्रामा का मेन लीड है जिसका नाम हान है और ये वही लड़का है जिसने पास्ट लाइफ में भी वान को बचाने की कोशिश की थी और वान के साथ ही इसकी भी डेथ हो गई थी। हान शेन कॉरपोरेशन का इकलौता मालिक है और वो यहाँ पर वापस वान को ही बचाने आया है क्योंकि उसे भी पास्ट लाइफ की सारी बातें याद होती हैं और उसका भी रीबर्थ हुआ है। वान हान को थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। तभी हान का सेक्रेटरी आकर उससे कहता है कि बॉस आपने जिस लड़की को ढूंढने के लिए कहा था वो इसी होटल में है। तो हान उस बॉडीगार्ड से कहता है कि मैंने पहले ही उस लड़की को ढूंढ लिया है। वान भागते हुए एक ग्लास की वॉल के पास जाती है, उसकी नजरें अपने चेहरे और कपड़ों पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि अरे मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, मुझे तो काफी इंजरीज थी, अब तो ना मेरे फेस पे कोई निशान है ना कुछ है। तब वो अपने फोन में डेट देखती है तो उसे पता चलता है कि वो तो पास्ट में उसका रीबर्थ हो गया है। अब वान सोचती है कि जब मुझे दूसरा मौका मिला है तो मैं उन दोनों को सबक सिखाऊंगी जरूर और उन दोनों को कुत्ते की मौत मारूंगी। फिर वान जब वापस होटल के अंदर जाती है तो उसे जिनियन और शाओ शाओ की बातें सुनाई देती हैं। शाओ शाओ ने ब्राइडमेड्स के कपड़े पहने हुए थे और वो जिनियन से कह रही होती है कि जिनियन मैं कैसी लग रही हूँ। जिनियन भी कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। शाओ शाओ फिर से कहती है कि मुझ में और वान में ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है। तो जिनियन बड़ी शेमलेसली कहता है कि मेरे नजरों में तो तुम ही सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। फिर वो दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी वान गेट खोलकर अंदर आ जाती है। शाओ शाओ ड्रामा करते हुए कहती है कि वान तुम कहाँ चली गई थी, हम दोनों तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, चलो मैं तुम्हें ब्राइडमेड्स की ज्वेलरी दिखाती हूँ। इतना कहकर शाओ शाओ वान को ड्रेसिंग के सामने ले जाती है। उसके बाद वो बालों में लगाने वाली हेयर क्लिप उसको दिखाती है जो काफी महंगी होती है। दोस्तों शादी तो वान की हो रही है पर उससे ज्यादा एक्सपेंसिव ज्वेलरी तो शाओ शाओ के पास होती है। वान ये देखकर पास्ट लाइफ की बातों को याद करती है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे शाओ शाओ ने जानबूझकर शादी के दिन उसका भद्दा मेकअप किया था और उसके बालों में नुकीले हेयर क्लिप्स लगाए थे। वान को ये सब पसंद भी नहीं आ रहा था लेकिन वो मान नहीं रही थी और वान बार बार मना भी कर रही थी ये सब करने के लिए कि उसे सूट नहीं कर रहा है। लेकिन शाओ शाओ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी थी और उसकी झूठी तारीफ करते हुए कहा था कि हाँ इसमें तो तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, सारे लोग तुम्हें ही देखकर पागल हो जाएंगे। और उसने जानबूझकर वान के गले में ऐसी मोतियों की माला पहनाई थी जो नीचे गिरते ही टूट जाए। वान जैसे ही खड़ी होकर वेडिंग हॉल में जा रही होती है तभी उसके गले से वो नेकलेस टूटकर गिर जाता है और वो मोती वान के पैर में आ जाते हैं जिससे वो अपने आप को संभाल नहीं पाती और वो सिर के बल नीचे गिर जाती है, जिससे कि जो नुकीले हेयर क्लिप्स शाओ शाओ ने उसके सिर में लगाए होते हैं वो वान के माथे में चुभ जाते हैं और वहां से ब्लड निकलने लगता है। अब कुछ शाओ शाओ ने जानबूझकर किया हुआ था क्योंकि वो वान से काफी जेलस फील कर रही थी क्योंकि वान की शादी जिनियन से हो रही थी। लेकिन पास्ट लाइफ में वान इन सब बातों से अनजान थी, उसे तो यही लग रहा था कि शाओ शाओ उसकी बेस्ट फ्रेंड है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं। वान पुरानी बातों को याद करके शाओ शाओ को देखती है, मन में सोचती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शाओ शाओ बार बार हेयर क्लिप को अपने बाल में लगाने का ट्राई कर रही होती है लेकिन वो उससे लगी नहीं रही होती है। फिर वान कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वो उसे हेयर क्लिप में गम लगा कर दे देती है। उसके बाद उसे शाओ शाओ के बालों में वो सेट कर देती है। शाओ शाओ अपने आप को मिरर में देखती है, उसके बाद कहती है कि ये तो मुझ पे काफी सूट कर रही है। वान हेयर क्लिप लगाने के बाद शाओ शाओ से कहती है कि कैसा लग रहा है। शाओ शाओ बहुत इतराते हुए कहती है कि मुझ पर तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, खास करके इस नेकलेस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है ये नेकलेस मुझे तुम्हारे एंगेजमेंट वाले दिन ही मिला था और ये नेकलेस बिल्कुल तुम्हारे नेकलेस की तरह ही है। जिनियन ये सब सुनता है तो बहुत घबरा जाता है क्योंकि ये नेकलेस उसने ही शाओ शाओ को दिया था। वान उसके नेकलेस को देखते हुए कहती है कि तुम्हारा नेकलेस भी मेरे नेकलेस की तरह ही एक्सपेंसिव है। तो शाओ शाओ जब ये सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है कि तो मैंने बहुत जल्दी में बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इसलिए वो बहाना बनाते हुए कहती है कि सॉरी मैंने उस दिन तुम्हारे जैसा नेकलेस खरीद लिया था पर मैं तुम्हें बाद में उसको दे नहीं पाई थी। वान अपने गले से नेकलेस निकालते हुए कहती है कि ये लो, रियल वाला भी तुम ही रख लो। और इतना कहकर वो शाओ शाओ के हाथ में भी वो नेकलेस दे देती है। शाओ शाओ अपने बालों में लगी हुई हेयर क्लिप को निकालने लग जाती है लेकिन वो हेयर क्लिप तो उसके बालों में चिपक जाती है और वो दर्द से रो रही होती है। वान ये देखकर शाओ शाओ से कहती है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ और वो जानबूझकर उसके बालों को बहुत ही बुरी तरह से खींचने लगती है। इसके बाद वान कहती है कि लगता है ये हेयर क्लिप तुम्हारे बालों में उलझ गया है, लाओ मैं कुछ करती हूँ। और वो फिर कैंची लेकर शाओ शाओ के बाल काटने आ जाती है। शाओ शाओ ये देखकर काफी डर जाती है, वो वान को धक्का दे देती है लेकिन वान जानबूझकर उस कैंची को लेकर शाओ शाओ के चेहरे पर हिट कर देती है जिससे शाओ शाओ के चेहरे पर निशान बन जाता है। शाओ शाओ
बहुत पैनिक हो जाती है और कहती है कि मेरा चेहरे पर तुमने ये क्या कर दिया। वान जानबूझकर ड्रामा करते हुए कहती है कि सॉरी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैं तो तुम्हारी हेल्प ही कर रही थी। शाओ शाओ बहुत गुस्से में आ जाती है और वो वान को धक्का देते हुए कहती है कि अब मुझे टच मत करना। वान को ये देखकर काफी रिलैक्स फील हो रहा होता है क्योंकि वो तो बहुत गुस्से में होती है अपने पास्ट लाइफ की वजह से। इसलिए वो जिनियन से कहती है कि तुम इसका ख्याल रखो, ये काफी गुस्से में है और मैं बाहर जा रही हूँ। वान ये कहकर अपने कमरे से बाहर निकलकर लॉबी में जा रही होती है। तभी उसकी मुलाकात हान से हो जाती है। वो वान को देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लोगी। वान उसे देखकर कहती है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया? तो हान कहता है कि हाँ। तो वान बेफिक्र होकर कहती है कि अगर तुम चाहो तो सारी सच्चाई उन्हें बता सकते हो, मुझे किसी का भी कोई भी डर नहीं है। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। आन उसको जाता हुआ देखकर अपने आप से ही कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से वापस आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वान अच्छी सी ड्रेसअप होकर अपनी कंपनी में जाती है। दूसरी तरफ जिनियान अपने सेक्रेटरी से कॉफी मंगाता है। लेकिन जब वो कॉफी आती है तो उसकी सेक्रेटरी नहीं बल्कि सामने वान खड़ी होती है। जिनियान वान को ऊपर से नीचे तक देखता है और शॉक्ड हो जाता है और उससे हैरानी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। वान ये सुनकर अपने कदम जिनियान की तरफ बढ़ा देती है। उसके बाद बड़ी ही सिड़कते वॉइस में कहती है कि क्या ये कपड़े मुझ पर अच्छे नहीं लग रहे। जिनियान उसकी तारीफ करते हुए कहता है नहीं नहीं, तुम पर तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस में नहीं आना चाहिए। और इतना कहकर वो अपना कोट निकालता है और उसको वान पर ढक देता है। जिनियन भले ही चाहे खुद तो उसे धोखा दे रहा था, लेकिन वान के लिए वो बहुत पॉसेसिव था। फिर जिनियन वान से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुमने तो यहाँ पर आने के लिए मना किया था, हमारी इस बारे में पहले ही बात हो चुकी थी। और अगर तुम्हें आना ही था तो तुमने पहले से मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वान जिनियन को देखकर कहती है कि क्या तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो? क्या मैंने तुम्हारे प्लान को बिगाड़ दिया? जिनियन ड्रामा करते हुए कहता है कि नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पहले ही डिसाइड किया था कि शादी के बाद तुम घर पर ही रहोगी और मैं ऑफिस का सारा काम संभालूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी परेशानी हो। ये काम करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ ही, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है शायद, तुम फिर भी यहाँ आ गई हो। इस पर वान जिनियन से कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आई थी, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे बिजनेस में हेल्प करूंगी। और तुम क्या चाहते हो कि मैं शादी के बाद एक हाउसवाइफ बनकर रहूं? मुझे डर है कि अगर मैं हाउसवाइफ बनकर सिर्फ घर पर ही रही तो तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, क्योंकि घर पर रहकर तो मैं जल्दी ही बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरी स्किन भी बहुत खराब हो जाएगी। जिनियन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे दिल में तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वुमन और हमेशा रहोगी, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। वान ये सब सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे पता था, चलो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ। 2 दिन बाद एक डिनर पार्टी है जहाँ पर काफी सारे बिजनेसमैन आने वाले हैं। वहाँ पर मेरे अंकल ली भी आएंगे, इसलिए उस दिन तुम रेडी रहना। मैं तुम्हें अपने अंकल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ताकि तुम्हें बिजनेस में हेल्प मिल सके। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जिनियन सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि सच में मैं उनसे मिलने के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, पर अब तक मेरी कभी उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई है। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, तुम मेरे लिए काफी लकी हो। जब से मेरी लाइफ में आई हो, मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आ गए हैं। वान ये सुनकर जिनियन के और ज्यादा करीब आ जाती है और ऐसे ड्रामा करती है जैसे उसे किस करने वाली हो। जिनियन भी ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि अब हम किस करेंगे, और वो भी वैसे ही करने लगता है। पर वान उसके होठों पर उंगली रख देती है और उसके बाद कहती है कि तुम भूल गए हो कि हम कंपनी में हैं। जिनियन वान को किसी नहीं कर पाता है। उससे पहले ही वहां पर हान आ जाता है और अपना ID कार्ड दिखाते हुए कहता है, हेलो, मैं यहाँ का डिपार्टमेंट हेड हूँ। जिनियन जब ये सुनता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि अभी तक उसे कुछ भी नहीं मिला था, ना ही उसकी वान से शादी हुई थी और ना ही वो कंपनी का CEO बना था। वो कुछ कहने ही वाला होता है, पर वान कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, जिससे जिनियन ना चाहते हुए वहां से जाने लगता है। जिनियन के जाने के बाद वान जिनियन की कोट को नीचे फेंक देती है। उसके बाद हान से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो वही आदमी हो ना जो मुझे ब्राइडल शॉप में मिले थे। फिर हान उसको अपना ID कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मैंने कहा तो था अभी कि मैं यहाँ का डिपार्टमेंट हेड हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वान कहती है कि ठीक है, अगर तुम इस कंपनी में काम करते हो तो अच्छे से काम करना। हान वान को वहां से जाता हुआ देखकर अपने आप से कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। उसके बाद फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हान काफी छोटा होता है और वान ने उसकी हेल्प करी होती है और वो तब से वान से बहुत प्यार करता होता है। दूसरी तरफ हमें लू जिनियन दिखाया जाता है जो अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तभी दरवाजा खोलकर शाओशा अंदर आ जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हारे और वान के बीच में क्या चल रहा है आखिर? जिनियन कहता है कि क्या तुम्हें जेलेसी फील हो रही है?
तुम शायद भूल गई हो कि तुम्ही ने मुझसे ये कहा था कि मैं उसके साथ हुकअप करूं, उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लूं। अभी तक हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है, फिर तुम मुझ पर गुस्सा कैसे कर सकती हो? शाओ कहती है कि मैंने तो ये कहा था कि तुम सिर्फ उसके साथ हुकअप करो, जिससे हम उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके, पर तुम तो उसे प्यार करने लगे हो। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई सबके सामने उसे किस करने की? मैंने देखा था कि तुम कैसे उसकी ब्यूटी पर खो गए थे। जिन्हें ने सुनकर शाओ का चेहरा पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और वो इतना कहकर शाओ को किस करने लगता है। वान, जिसे पहले से ही इस बारे में सब कुछ पता होता है, वो दरवाजा खोलकर तुरंत ही अंदर आ जाती है, जिससे शाओ डर जाती है और वो टेबल के नीचे छुप जाती है। वान को पहले से ही पता था कि शाओ टेबल के नीचे छुपी हुई है। वो जानबूझकर जिनियन के काफी क्लोज आ जाती है। उसके बाद शाओ के कपड़ों पर अपना सैंडल जानबूझकर रख देती है। शाओ अपने कपड़ों को निकालने की भी कोशिश करती है, लेकिन वान अपनी जगह से हिलती ही नहीं है, और वो गुस्से में जिनियन से कहती है कि जिनियन, तुम इतना बड़ा दिन कैसे भूल सकते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जिनियन ये सुनकर काफी पैनिक हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कैलेंडर को चेक करता हूँ। वान उसे ऐसा करते देखकर गुस्से में कहती है, क्या मैंने तुम्हें बिजनेस डिनर के लिए नहीं कहा था? आज मैं तुम्हें अपने अंकल से मिलवाने वाली हूँ। जिनियन ने सुनकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि सॉरी, मैं काम की वजह से इस बारे में तो सब कुछ भूल ही गया था। शाओ जो कब से अपने ड्रेस को वान के सैंडल के नीचे से निकालने की कोशिश कर रही होती है, तभी वान अपना पैर तुरंत ही ऊपर कर लेती है, जिससे शाओ अपने आप को संभाल नहीं पाती है और उसका सर टेबल से टकरा जाता है। वहां पर आवाज भी होती है, लेकिन जिनियन जानबूझकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद अपने पैर को पकड़ते हुए कहता है कि मुझे काफी दर्द हो रहा है। उसे पता था कि अगर वान ने नीचे देख लिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वान जिनियन को देखते हुए कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें रिमाइंड करने के लिए आई थी ताकि तुम अच्छे से रेडी होकर आ सको। वान वहां से जाते हुए अपने आप से ही कहती है कि तुम देखो मैं तुम्हारे साथ बिजनेस डिनर में क्या करती हूँ। फिर वो केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। शाओ टेबल के नीचे जो छुपी थी वो बाहर निकलकर जिनियन से शिकायत करने लगती है, लेकिन तभी वान फिर से वहां कैबिन का दरवाजा खोलती है। जिनियन से कहती है कि शाम को जल्दी से रेडी रहना। जिनियन भी ये सुनकर जबरदस्ती मुस्कुरा देता है। इस बार शाओ टेबल से बाहर निकलकर गुस्से में जिनियन से कहती है कि तुमने देखा नहीं उसने किस तरह से मुझे बुली किया? उसे जानबूझकर मेरे कपड़ों को गंदा किया और मेरे कपड़ों पे पैर रखा। जिनियन उसे समझाते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं शादी के बाद इस कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा। उसके बाद तुम मेरी वाइफ बन जाओगे और मैं उसे धक्के मारकर अपने घर और कंपनी से निकाल दूंगा। उसके बाद सब कुछ हमारा होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वान जिनियन के साथ तैयार होकर पार्टी में जाती है। तभी उसकी नजर सामने से आ रही शाओ पर पड़ती है। वो शाओ को देखकर पास की बातों को याद करने लगती है, जहां पर इसी पार्टी में उसके साथ काफी कुछ हुआ था। जानबूझकर शाओ ने उसके ड्रेस के पीछे ब्लड लगा दिया था, जिससे कि सारे लोग उसे बुरा भला कह रहे थे और उसे काफी एम्बैरेसमेंट हुआ था। जिनियन भी उसे छोड़कर शाओ के पास बैठा हुआ था। लोग उसका काफी मजाक उड़ा रहे थे। तब शाओ ने जानबूझकर अच्छा बनाने का ड्रामा किया था और उसके पास आकर बोली थी कि वान, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ है? चलो मैं तुम्हें रेस्ट रूम में ले चलती हूँ। और वो इस बात को याद करके गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेती है। तभी शाओ वान के पास आकर कहती है कि तुम दोनों को आने में इतना लेट क्यों हो गया? डिनर पार्टी तो कब से स्टार्ट हो गई है। वान कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनर पार्टी मेरी ही है। तभी वहां पर एक बिजनेसमैन आ जाता है। वान से कहता है कि मैडम मिस वान, आपने ये डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है और आप ही इस पार्टी में लेट हैं, ये तो काफी रूड है। वान सॉरी कहती है और उसके बाद कहती है कि ट्रैफिक की वजह से हमें लेट हो गया, लेकिन आप एंजॉय कीजिए। वो बिजनेसमैन वान को ड्रिंक का ग्लास देते हुए कहता है कि अगर आप इस ड्रिंक को पिएंगी तभी मैं आपके एपोलॉजी को एक्सेप्ट करूंगा। वान मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। वो इतना कहकर उस बिजनेसमैन को कुछ इशारा कर देती है, जिससे वो बिजनेसमैन जानबूझकर उस रेड वाइन के ग्लास को शाओ के कपड़ों पर गिरा देता है। उन दोनों ने ये प्लान पहले से ही बनाया हुआ होता है। वान जानबूझकर ड्रामा करते हुए कहती है, मिस्टर जाओ, आपने तो मेरे फ्रेंड के कपड़ों के ऊपर ही रेड वाइन गिरा दी है। मिस्टर जाओ, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो भी कुछ नहीं कहते। शाओ को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, इसलिए वो वान से कहती है कि मैं रेस्ट रूम में जा रही हूँ। शाओ वॉशरूम के अंदर जाकर अपने कपड़ों को वॉश कर रही होती है। तभी गेट खोलकर वान अंदर आ जाती है। उसके बाद गेट को लॉक कर देती है। ये देखकर शाओ कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वान मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गई हूँ। वान जानबूझकर गिरने का दिखावा करती है। शाओ अपनी जगह से पीछे जा रही होती है, तभी वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और नीचे पड़े बकेट में गिर जाती है। वो उस बकेट से निकलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वहां से वो निकल ही नहीं पा रही होती है, क्योंकि वो बकेट काफी ज्यादा छोटा होता है। वान जानबूझकर ड्रामा करते हुए कहती है, शाओ ये तुम्हें क्या हो गया? लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और वान जानबूझकर शाओ के हाथ को खींचती है। उसके बाद उसे फिर से छोड़ देती है, जिससे शाओ का सर जाकर दीवार से टकरा जाता है। वान अपने चेहरे पर परेशानी लाकर
कहती है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं किसी को लेकर आती हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर सके। और इतना कहकर वो वॉशरूम का डोर बंद कर देती है। उसके बाद बाहर एक बोर्ड लगा देती है ताकि कोई भी वॉशरूम के अंदर ना जा पाए, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी शाओ शाओ ने उसके साथ ऐसा ही किया था। वो उसे हेल्प करने के बहाने वॉशरूम में बंद करके चली गई थी और पूरी रात उस वॉशरूम में वान बंद रही थी। लेकिन आज वान को मौका मिल जाता है और वो इन सारी चीज़ों का शाओ शाओ से बदला ले रही होती है। उधर दूसरी तरफ शाओ शाओ जैसे तैसे करके उस बकेट से बाहर निकलती है। उसके बाद दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से लॉक था। वान वहाँ से जा रही होती है, तभी उसकी नज़र हान पर पड़ जाती है। वो उसे देखकर हैरानी से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान उसे देखकर कहता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, इसलिए मेरा आना भी ऑब्वियस था। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता हूँ। वान ये सुनकर हान का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद उसे लेकर पार्टी हॉल में चली जाती है, क्योंकि वो जिनियन को नीचे दिखाना चाहती थी। दूसरी तरफ जिनियन वान के अंकल के साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि वान के अंकल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, फिर वान के अंकल को जिनियन के साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बार बार उसे घर जमाई कह रहे थे और उसकी इंसल्ट कर रहे थे, जिससे जिनियन को काफी बुरा फील हो रहा था। तभी वान हान का हाथ पकड़कर पार्टी हॉल के अंदर आ जाती है। उसके बाद अपने अंकल को आवाज लगाने लगती है। उसके अंकल ली भी वान को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। वान के अंकल वान से कहते हैं कि तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हो, और वैसे भी अब तो मिस्टर हान तुम्हारी कंपनी में ही काम करने लगे हैं, क्या पता तुम दोनों में के बीच में लव हो जाए। जितने भी बिजनेसमैन आए होते हैं वो हान को जानते होते हैं। वान भी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हान इतने सारे बिजनेसमैन को कैसे जानता है। वो हान का हाथ पकड़कर जिनियन के पास चली जाती है। उसके बाद सबको इंट्रोड्यूस कराती है कि ये उसका फियांसे है और होने वाला हस्बैंड है। सारे लोग जिनियन को देखकर एक दूसरे के साथ गॉसिप करने लग जाते हैं। वान बातों ही बातों में जिनियन की जेब में एक टेप रिकॉर्डर डाल देती है। उसके बाद कहती है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वान पार्टी खत्म होने के बाद होटल के बाहर बैठी होती है, क्योंकि वो अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां पर हान आ जाता है और वान को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। वान भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। हान गुस्से में कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, फिर तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो। हान कहती है कि मेरी चॉइस है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। हान वान को समझाते हुए कहता है कि जिनियन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खास करके तुम्हारी कंपनी के लिए। आगे जाकर तुम्हें रिग्रेट हो सकता है, इससे अभी भी वक्त है, उसे छोड़ दो। वान को पहले भी इस बारे में पता था। इससे वो हान से कहती है कि तुम एक आउटसाइडर हो, इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम हमारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करो। ये सुनकर हान भी कुछ नहीं कहता। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ शाओ वॉशरूम में बंद होती है। उसका दरवाजा कोई खोल देता है, जिससे शाओ शाओ बाहर निकलकर जिनियन के पास आती है। उसके बाद वो गुस्से में कहती है कि तुमने तीसरी बार मुझे इग्नोर किया है। तुमने एक बार भी मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। तुम्हें पता है उसने मुझे किस तरह से टॉर्चर किया है। जिनियन उसे गुस्से में कहता है कि तुम अपनी आवाज को नीचे रखो, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। और तुम ये जो कपड़े और ज्वेलरी पहन रही हो, ये सब कुछ वान की ही वजह से है। अगर वो हमारे साथ ना होती तो हम अब तक गरीबों की तरह जिंदगी जी रहे होते, और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। मैंने कहा तो सही कि शादी होने का इंतजार करो, उसके बाद सारी कंपनी मेरी होगी और तुम मेरी वाइफ बनोगी। लेकिन अभी तक हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ है और ना ही वान से मेरी शादी हुई है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। शाओ शाओ नाराज होते हुए कहती है कि अगर तुम्हें से प्यार हो गया तो अगर तुमने शादी होने के बाद मुझे इग्नोर कर दिया तो तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जिनियन उसे समझाते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शाओ शाओ को सोच कर कहती है कि तुम्हें नहीं लगता वान का बिहेवियर कुछ दिनों से काफी चेंज हो गया है। जिनियन भी कहता है कि हाँ, वो पहले से काफी खूबसूरत हो गई है। शाओ शाओ ये सुनकर और गुस्से में आ जाती है और जिनियन को देखने लगती है। जिनियन बात को बदलते हुए कहता है कि मैं सिर्फ उसके ड्रेसिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। शाओ शाओ कहती है कि मुझे लग रहा है कि उसे हम दोनों के बारे में कुछ तो पता चल गया है। जिनियन गुस्से में कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। शाओ शाओ बाहर से जाते हुए कहती है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगा। वान जब हान के साथ अपने विला जाती है तो उसकी नजर विला के बाहर टहल रहे जिनियन पर पड़ती है, जो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो नहीं चाहती थी कि जिनियन उसे हान के साथ देखे, इसलिए वो छुपने लगती है। उसके बाद हान से कहती है कि तुम मुझे पिछले दरवाजे से ले चलो। जिनियन वान को कॉल करता है। उसके बाद पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। वान झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं तो अपनी विला में रेस्ट कर रही हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पार्टी से जल्दी आ गई हूँ। इस पर जिनियन कहता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। वान मना कर देती है और कहती है कि मैं सो रही हूँ, तुम कल आ जाना। ये घर वान के पेरेंट्स का होता है, इसलिए जिनियन अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि वान के पेरेंट्स उसे कुछ खास पसंद नहीं करते होते हैं। फिर हान अपनी गाड़ी को रिवर्स में लेकर विला के बैक साइड में जा रहा होता है, लेकिन तभी वान की नजर शाओ शाओ पर पड़ जाती है, इसलिए वो फिर से छुप जाती है। शाओ शाओ जिनियन के पास आकर कहती है, क्या तुम्हें पता चला कि वान कहाँ पर है। जिनियन कहता है कि मैंने उसे कॉल किया था, वो भी विला के अंदर है और रेस्ट कर रही है। अगर उसे कुछ भी पता चला तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिससे साफ है कि वो अभी भी पहले की तरह ही बेवकूफ़ है। तुम्हें ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ वान हान के साथ विला के पिछले दरवाजे की तरफ जाती है। उसके बाद हान से कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। हान कहता है कि फाइनली तुम्हें बिलीव हो गया कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। वान कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम अच्छे आदमी हो, पर तुम्हारा ये सब करने के पीछे क्या मोटिव है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई भी इंसान बिना मोटिव के कोई भी काम नहीं करता है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? हान वान को देखते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वान ये सुनकर काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है। हान वान को अपनी असली सच्चाई बताता है कि वो कौन है। उसके बाद अपना कार्ड देते हुए कहता है कि तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे एक बार कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। वान भी ये सुनकर सोचने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि हान कितना पावरफुल है। अगली सुबह वान शाओशाओ और जिनियन को कैफे में मिलने जाती है। शाओशाओ जानबूझकर अच्छा बनने का फिर से ड्रामा करने लगती है और कहती है कि वान क्या तुमने मैसेज नहीं देखा था? मैंने रात को तुम्हें काफी सारे मैसेजेस किए थे, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। वान कहती है हाँ। शाओशाओ कुछ सोचकर कहती है कि वान मैं अब से जिनियन की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, अब तो हम तीनों हर रोज साथ ही रह पाएंगे। वैसे भी तुम शादी के बाद घर पर ही रहने वाली हो, इसलिए मैं अपने ब्रदर इन लॉ का ख्याल रखूंगी, उन पर नजर रखूंगी। और वो इतना कहकर अपने पाँव को जिनियन के पैर से टच करने लगती है। वो उसके साथ आंखों ही आंखों में फ्लर्ट कर रही होती है। वान जब उन दोनों को देखती है तो वो दोनों ही अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लेते हैं। शाशा कुछ सोचकर कहती है कि वान कहीं तुम इससे नाराज तो नहीं हो? वान हंसते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? मुझे अपने जिनियन पर पूरा भरोसा है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, ना ही मेरे भरोसे को तोड़ेगा। जब शाशा ये देखती है कि वान जिनियन के बहुत ज़्यादा क्लोज जा रही है तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। जिनियन भी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। शाओ जब ये सुनती है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वान दोपहर के वक्त कॉफ़ी बना रही होती है, तभी वहाँ पर हान आ जाता है। उसे एविडेंस देते हुए कहता है कि ये लो एविडेंस। वान उस टेप रिकॉर्डर को ले लेती है। उसके बाद कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? हान कहता है यही मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करके रखा था, तुम उसे एक बार ज़रूर देख लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने वो गिफ्ट तुम्हारी टेबल पर रखा हुआ है। वान कहती है थैंक यू। वहीं पर सब शाओशाओ सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब शाओशाओ सुन लेती है। वो यही सोच रही होती है कि हान ने वान की क्या हेल्प की है और इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। वान अपने टेबल के पास जाकर उस डॉक्यूमेंट को देखती है। ये एक मेडिकल रिपोर्ट होती है। ये किसी और की नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट होती है, जिसमें किडनी फेलियर के बारे में लिखा होता है। वो उसे पढ़कर पुरानी बातों को याद करने लगती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसे ही उसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी। अचानक से उनका किडनी फेलियर हो गया था, इसलिए वो वापस विला जाकर अपने मॉम डैड को अपना फुल बॉडी एग्जामिन करवाने के लिए कहती है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वान अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद होती है। वो उन रिपोर्ट्स को पढ़ रही होती है, पर लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसलिए वान अपने आप से कहती है कि इसमें तो सब कुछ नॉर्मल है, फिर पास्ट लाइफ में मेरे मॉम डैड की डेथ कैसे हुई थी? तभी वहाँ पर जिनियन आ जाता है। उसे देखकर वान उन डॉक्यूमेंट्स को पीछे छुपा लेती है। जिनियन वान को डांटते हुए कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आ रही हो, भूलो मत अब तो हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हैं, इसलिए मेरा भी हक बनता है कि मैं हमेशा उनकी केयर करूं। वापस आकर वान के पेरेंट्स जिनियन को एक एग्रीमेंट देते हैं, जो एक प्री मैरिज एग्रीमेंट होता है। जिनियन उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़कर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि अगर वो उनकी बेटी से डिवोर्स ले लेगा तो उसे कंपनी से कुछ भी नहीं मिलेगा, जिससे जिनियन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर वान आ जाती है और अपने मॉम डैड से कहती है कि मॉम डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे जिनियन पर पूरा ट्रस्ट है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, मैं बस जिनियन से प्यार करती हूँ, मुझे ऐसे एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इतना कहकर उस एग्रीमेंट को फाड़ देती है। वान के मॉम डैड काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब वान के लिए ही किया होता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से जिनियन पर भरोसा नहीं कर सकते थे। वान अपने मॉम डैड को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, जिससे वान के मॉम डैड मान जाते हैं और जिनियन वान को अपनी प्यार भरी नजरों से देखने लगता है, क्योंकि वान ने उस पर भरोसा किया था। वो ये भी झूठा प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा, वो हमेशा उसे प्यार करेगा। इतना कहकर वो वान को हग कर लेता है। वान अपने आप से कहती है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, अब जल्दी ही तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ हम एक बूढ़ी मेड को देखते हैं, जो सब पर हमेशा नजर रख रही होती है। रात के वक्त वान सो रही होती है, तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो पीछा करते हुए उस मेड के पीछे पीछे जाती है। तभी हान आकर वान का हाथ पकड़ लेता है। वान ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? हान वान के लिप्स पर उंगली रखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तुम्हारे घर में जो मेड काम कर रही है वो नैनी नहीं है, बल्कि जिनियन की बायोलॉजिकल मॉम है। ये देखो मेडिसिन, इस मेडिसिन को उस
मेड ने रिप्लेस कर दिया है ताकि वो तुम्हारे मॉम डैड को मार सके। अगर इसे ज़्यादा क्वांटिटी में दिया जाए तो इंसान की किडनी फेल हो जाती है। वान उस मेडिसिन को लेकर देखने लगती है और हान वहां से अंधेरे में गायब हो जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही पूरे विला की लाइट आ जाती है। हान वापस आता है। वान उस मेडिसिन को देखती है। उसके बाद हान से कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है और मेरे डैड कौन सी दवाई ले रहे हैं। हान कहता है कि तुम्हें ये सब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले अपने मॉम डैड को बचाओ, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनियन की मॉम यानी कि वो मेड मेडिसिन को रिप्लेस करके उसे ओवरडोज करके अपने मालिक को देना चाहती थी ताकि वो जल्दी ही मर जाए और उनकी डेथ नेचुरल लगे। तभी वान अंदर आकर उस मेड से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। वो मेड कहती है कि मैम मैं इन दोनों को दवाई रेडी कर रही हूँ। वान उनके हाथ से दवाई की बोतल ले लेती है। उसके बाद कहती है कि मैंने दवाई कभी भी मॉम डैड के पास नहीं देखी, ये दवाई कौन सी है और आपके पास ये दवाई कैसे आई। मेड झूठ बोलते हुए कहती है कि ये मुझे डॉक्टर ने दी है। वान से घूरते हुए कहती है कौन से डॉक्टर ने दी है, क्योंकि इतने सालों से तो मेरे डैड सिर्फ एक ही दवाई खाते हैं, उन्होंने कभी इस दवाई को हाथ भी नहीं लगाया। वान गुस्से में कहती है क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, तुम इस फ्रूट के साथ मिलाकर इस दवाई को दे रही हो ताकि मेरी मॉम डैड हर्ट हो सके, उनकी जान चली जाए। मुझे पता है कि तुम मेड नहीं हो बल्कि जिनियन की मॉम हो। मेड ही सुनकर काफी डर जाती है क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आ गई होती है। वो परेशान होकर वान से कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। वान गुस्से में कहती है कि ये सवाल मुझसे कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स को हर्ट करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिनियन की मॉम झूठ बोलते हुए कहती है कि सारा मेरा ही आइडिया था, मैंने ही अपने इमोशन में बह गई थी, इससे मेरे बेटा का कोई भी लेना देना नहीं है, वो तो इस बारे में कुछ जानता भी नहीं है, तुम उसके साथ अपनी एंगेजमेंट मत तोड़ना, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो जानबूझकर ये सब ड्रामा कर रही होती है ताकि उसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए इस फैमिली का पार्ट बन जाए और सारी जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करा ले। वो मेड वान के पांव पकड़ लेती है। मेड वान के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन वान गुस्से में कहती है कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे चेहरे को भी देखना नहीं चाहती हूँ और अगर अगली बार से मेरे सामने आई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे वो मेड भी वहां से अपना सारा सामान लेकर निकल जाती है। वान नेक्स्ट डे अपने लैपटॉप में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी क्योंकि शाशा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे और जिनियन उसकी लाइफ में तब आया था जब शाशा ने उसे इंट्रोड्यूस कराया था और कहा था कि उसका कजन है, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। शाशा और जिनियन पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों ने साथ में मिलकर वान को फंसाया था। दूसरी तरफ शाशा गुस्से में जिनियन के पास जाती है और उसके बाद कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जब से तुम्हारी लाइफ में वान आई है तुम हमेशा उसके पीछे ही रहते हो। जिनियन उससे समझाते हुए कहता है कि देखो ये सब हमारे प्लान का पार्ट है और तुमने कहा तो था कि मैं उसके पास जाऊं, अब फाइनली हमें सब कुछ मिलने वाला है। तभी उन दोनों को एम्प्लॉय की आवाज़ सुनाई देती है जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जल्दी चलो, एक अच्छा सा शो देखने को मिलने वाला है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी वान बहुत ही जल्दी जल्दी चलते हुए जिनियन के पास आती है। उसके बाद उसके ऊपर लॉन्ड्री डालते हुए कहती है कि ये क्या है, अगर तुम्हें मुझे धोखा ही देना था तो अच्छे से धोखा देते, तुम उस धोखे को छुपा देते, पर तुमने तो मेरी नज़रों के सामने ही ये सब किया है, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। जिनियन ये सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। वो काफ़ी डर गया होता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। शाशा को यही लग रहा होता है कि वान को उन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है, वो किसी दूसरी लड़की पर ब्लेम डाल रही है, इसलिए वो अच्छा बनने का नाटक करते हुए कहती है कि वान लगता है तुम जिनियन को गलत समझ रही हो, वैसा नहीं है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वान इस बार उसे धक्का दे देती है। तभी उन सबके एम्प्लॉइज के फोन पर एक एक वीडियो आता है। वो सारे उस वीडियो को देखते हैं जहाँ पर जिनियन शाशा के साथ रोमांस कर रहा होता है। वो अपने प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, जिससे सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि ये दोनों ही फ्रॉड हैं, ये दोनों ही साथ मिलकर वान को धोखा दे रहे हैं। वान जानबूझकर रोने लगती है। उसके बाद कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था, मैंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर तुमसे एंगेजमेंट की थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया। और वो गुस्से में जिनियन को चाटा मार देती है। उसके बाद वो कहती है कि अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे पास मत आना, मैंने तुम पर भरोसा किया पर मुझे नहीं लगा था कि तुम एक जहरीले सांप निकलोगे। जिनियन जब ये सब देखता है तो उसकी सारी पोल खुल गई है, तो वो सारा ब्लेम शाशा पर डाल देता है। उसके बाद कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसी लड़की ने मुझे सेड्यूस किया था। शाशा जब देखती है कि जिनियन सारा ब्लेम उस पर डाल रहा है तो गुस्से में कहती है कि ये सब तुमने किया है, तुमने ही तो कहा था कि मैं वान तक पहुंचने में तुम्हारी हेल्प करूं और तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। वो दोनों ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगते हैं, जिससे सबको पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और इनका प्लान क्या था। वान वहां से जा रही होती है। वो जाते जाते कहती है कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, तुम अब मेरे फैन से नहीं हो। जिनियन
वान का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि वान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। हम दोनों पूरे 3 साल से एक दूसरे के साथ थे। वान गुस्से में कहती है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, मुझे बेवकूफ बनाया है, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कभी नहीं। तुम जैसा धोखेबाज इंसान मेरा फियांसे कभी भी नहीं बन सकता है। और वो वहां से अपने कैबिन में चली जाती है और जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो उन दोनों को बुरा भला कहने लगते हैं। फिर शाम के वक्त शाओ अपना सारा सामान पैक करके वहां से जा रही होती है। वान जो अपने एम्प्लॉयज के साथ ऑफिस के बाहर निकल रही होती है वो ये देख लेती है। जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो फिर से शाओ को गलत सलत बोलने लगते हैं। वहीं पर कुछ एम्प्लॉयज जानबूझकर उसके पैर के आगे अपना पैर रख देते हैं, जिससे शाओ अपने आप को संभाल नहीं पाती और अपना सामान लेकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे गिर जाती है। इससे उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। वान उसका हाथ पकड़ के खड़ा करती है, उसके बाद उसकी इंसल्ट करती है। सारे लोग उससे गंदी गंदी गालियां दे रहे होते हैं, जिससे शाओ रोते हुए अपने सारे सामान को पैक करती है। उसके बाद अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से वो वहां से जाने लगती है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया होता है। अब तो ना वो वान की फ्रेंड रही थी और ना ही उसकी जॉब रही थी। वान ने उसे पूरे बिजनेस वर्ल्ड से ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इससे उसके पास रोने के अलावा कुछ और बचा भी नहीं था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात का समय होता है और शाओ वान के विला के बाहर खड़ी होती है। जब वान बाहर आती है तो माफी मांगते हुए कहती है कि वान, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने गलती करी है। वान गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहती है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी परफेक्ट हो, दोनों ही धोखेबाज हो। शाओ फिर से माफी मांगने लगती है। वान गुस्से में कहती है कि तुम दोनों की वजह से मैंने अपनी जान खो दी थी, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा, मैं तुम दोनों को कैसे माफ कर सकती हूँ? तुम दोनों को तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। शाओ रोते हुए कहती है कि तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, मैं बस सिर्फ जिनियन की बातों में आ गई थी। वान गुस्से में शाओ का गला पकड़ लेती है। उसके बाद कहती है कि तुम फ्रेंड नहीं लेकिन दुश्मन हो, तुमने मेरे साथ काफी गलत किया है। पास्ट लाइफ में भी तुमने मेरे बच्चे को मारा था, मेरे पेरेंट्स को मारा था, मुझे टॉर्चर भी किया था, और यहाँ पर तुम मेरे सामने अच्छा बनने का ड्रामा कर रही हो। शाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वान किस बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि उसका तो रीबर्थ नहीं हुआ था ना, वो फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो अपने गले को चढ़ाते हुए कहती है कि कौन सा बच्चा, मैंने कब तुम्हारे पेरेंट्स को मारा? वान शाओ को धक्का देते हुए कहती है कि ये सब प्रीवियस लाइफ में हुआ है, ये तुम्हें कैसे याद होगा? पर मुझे सब कुछ याद है, अब देखो मैं तुम दोनों से कैसे बदला लेती हूँ। वो इतना कहकर वहां से जाने लगती है। शाओ वान का हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद कहती है कि वान, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। वान गुस्से में शाओ को धक्का दे देती है, जिससे शाओ अपने आप को संभाल नहीं पाती और सड़क पर नीचे गिर जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वान हान के साथ बातें कर रही होती है। वो उसे थैंक यू कहती है, और क्योंकि वो वीडियो उसे हान की वजह से ही मिला होता है। उसे भी जिनियन के खिलाफ काफी सारे सबूत इकट्ठा करने होते हैं, क्योंकि जिनियन के पास अपनी खुद की कंपनी थी जो उसने उसके पेरेंट्स की कंपनी से पैसे चुरा कर ही खड़ी करी थी। हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी ही उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर इकट्ठा कर लेंगे। हान कुछ सोच कर कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। वो वान को अपने साथ अमेजमेंट पार्क लेके जाता है। वान उस खूबसूरत जगह को देखकर हैरानी से कहती है कि मैंने इस जगह के बारे में पहले क्यों नहीं सुना, ये तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। हान कहता है कि ये जगह मेरी फेवरेट थी जब मैं छोटा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, और इस जगह के बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वान ये सुनकर कहती है कि फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो हान स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है। उसके बाद वान पर पानी डालते हुए कहता है कि इसलिए वो दोनों ही हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे पर पानी डालने लगते हैं। वो यहाँ पर काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि फाइनली वान ने अपना रिवेंज ले लिया होता है। वान नीचे ही गिरने वाली होती है, पर हान उसे पकड़ लेता है। उसके बाद पुरानी बातों को याद करता है, जहाँ पर वो इसी तरह से वान के साथ खेला करता था, पर वान को उसके बारे में कुछ याद नहीं होता है। वो ये भी नहीं जानती थी कि हान उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जिसमें जिनियन काम कर रहा होता है। वान वहां पर जाकर उसका मजाक उड़ाने लगती है, और उसके बाद उससे कहती है कि तुम्हें ये काम करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? जिनियन गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम अपने प्यार को ऐसे सफर करता हुआ कैसे देख सकती हो? तुम मुझे कैसे इस तरह से ट्रीट कर सकती हो? तुमने मुझे कंपनी से भी निकाल दिया है, अब मैं ये काम ना करूँ तो क्या करूँ? वान उसके फेस को छूते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर हो। वो इतना कहकर वहां से चली जाती है, क्योंकि जिनियन यहाँ पर अपना सामान उठा रहा होता है, क्योंकि वान ने उसे अपने विला से निकाल दिया होता है। वान अपने कंपनी में जाकर मीटिंग अरेंज करती है। कुछ लोग जो हमेशा जिनियन की चमचागिरी करते थे वो वान के अगेंस्ट हो जाते हैं, यही कहते हैं कि वान इस कंपनी के लायक नहीं है, वो एक अच्छा CEO नहीं बन सकती है। वो जब भी उन एम्प्लॉयज को काम देती है वो एम्प्लॉय करने से मना कर देती है।
जिसे वान न चाहते हुए भी उनके काले चिट्टे खोलकर रख देती है और उन्हें वार्निंग देती है। अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, जिससे सभी एम्प्लॉयज़ वान की बात मान जाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ कंपनी में काम करने लगते हैं। क्योंकि वैसे भी जिनयान तो यहाँ पर था नहीं, वान रात के वक्त अकेली बैठी होती है, तभी वहाँ पर हान आ जाता है और वान से कहता है कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद तुम डर गई हो। वान हान को देखती है, तभी उसे ऐसा लगता है मानो उसके सामने उसका बचपन का फ्रेंड खड़ा हो। वो पुरानी बातों को याद करने लगती है, जहाँ पर एक छोटा सा लड़का उसे कह रहा था, क्या तुम इतना सब कुछ होने के बाद डर गई हो? तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वान जो तब काफी छोटी थी, वो गुस्से में कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हमेशा रोते रहते हो। वो छोटा सा लड़का कहता है, हाँ, पर मैं बड़ा होने के बाद तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा उस छोटे लड़के को क्राई बेबी कहती थी, इसलिए वो हान का चेहरा पकड़ते हुए कहती है, क्या तुम वो क्राई बेबी हो जो बचपन में मेरे साथ खेला करते थे, पर अब तो तुम काफी डिफरेंट हो गए हो, तुम काफी हैंडसम लगते हो। हान जब ये सुनता है तो खुश होते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? क्या मैं अब भी तुम्हें याद हूँ? वह नाराज होते हुए कहती है, अगर तुम्हें पता था कि मैं वही लड़की हूँ तो तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? हान सच्चाई बताते हुए कहता है, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ में तुम्हारे पास आया था, पर तब तक तुम्हारी शादी जिनयान से हो चुकी थी। वान यही सोच रही थी कि इसे पास्ट लाइफ के बारे में कैसे पता। हान उसका एक्सप्रेशन देखकर कहता है कि तुम्हारा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, मैं उस दिन तुम्हें बचाने आया था, लेकिन हम दोनों साथ में ही मर गए थे, इसलिए मेरा भी रीबर्थ हुआ है और मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही आया हूँ। वान हैरानी से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों का साथ में रीबर्थ हुआ है, ये इम्पॉसिबल है। हान कहता है, हाँ यही सच है, जब मुझे पता चला था कि तुम्हारे मॉम डैड मर गए हैं तो मैंने अपने आदमियों को तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, पर मुझे काफी वक्त लग गया था और तब तक तुम्हारी शादी जिनैन से हो चुकी थी। मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हारे मॉम डैड के पढ़ने के पीछे सिर्फ जिनैन का ही हाथ हो सकता है, इसलिए मैंने पता लगाया था और ये सच निकला। वान हैरानी से कहती है, क्या तुम्हें शुरुआत में से लेकर एंड तक सब कुछ याद है? सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना सब कुछ सफर करना पड़ा। हान कुछ सोचकर कहता है कि मैं काफी लकी हूँ कि पास्ट लाइफ में मुझे तुम्हारे साथ मरने का मौका मिला था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं बल्कि बचपन से ही मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। वान हान का प्रपोजल सुनकर पुरानी बातों को याद करने लगती है, जहाँ पर जिनैन ने उसे इसी तरह से प्रपोज किया था। इसलिए वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, हान मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस काफ़ी बैड है, मुझे काफ़ी धोखा मिला था, इसलिए मैं किसी भी रिश्ते पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकती। और जो भी बातें थी वो पुरानी थी, तुम मुझसे बचपन में प्यार करते थे और ये सिर्फ अट्रैक्शन था, प्यार नहीं। हान उसे समझाते हुए कहता है कि अट्रैक्शन नहीं था, बल्कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में काफ़ी श्योर हूँ कि तुम ही मेरा प्यार हो। वान उसे समझाते हुए कहती है कि देखो, तुम पास की बातों को सोचना छोड़ दो, तुम किसी अच्छी लड़की को ढूंढो और उससे शादी कर लो, क्योंकि मैं किसी को भी अपने लाइफ में जगह नहीं दे सकती। अब आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते, इसलिए मुझे परेशान मत करना। वो इतना कहकर वहां से जाने लगती है। हान उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके बाद कहता है कि मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है, मैं किसी लड़की को ढूंढ नहीं सकता क्योंकि तुम मेरा प्यार हो, मैं बचपन से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकती हो, प्लीज मुझे एक मौका तो दो। वान उसकी आंखों में देखती है, उसके बाद अपने आप से कहती है कि लगता है ये दूसरों से काफी डिफरेंट है, ये सच में मुझसे प्यार करता है, पर मैं फिर से धोखा नहीं खा सकती, अगर मुझे फिर से धोखा मिला तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। वो हान का हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगती है। हान वान को जाते हुए देख रहा होता है, उसके बाद अपनी बचपन की बातों को याद करता है, जहाँ पर वो हर रोज की तरह वान के साथ खेलने उसके विला गया होता है, पर तब उसे पता चलता है कि वान के पेरेंट्स वान को लेकर दूसरी कंट्री चले गए हैं, इसलिए वो काफी रोया था। तब से लेकर वो आज तक वान को दुनिया के हर कोने में ढूंढ रहा था। जब से वान गई थी तब से हान उसे हर साल ढूंढता था और फाइनली उसे वान मिल गई थी। हान अपने आप से ये कहता है कि पहली बार तो तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके सामने जिनयान खड़ा होता है। वो यहाँ पर शाओ से पैसे लेने आया होता है। शाओ गुस्से में कहती है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, क्या तुमने मुझे एटीएम समझा है जो मैं हर वक्त तुम्हें पैसे देती फिरूंगी? हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है, तुम्हारी वजह से अब मैं और वान दोस्त भी नहीं रहे, वरना मुझे उसकी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं जॉबलेस हो गई हूँ और मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है, सारे लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं, मुझे बुरा भला कह रहे हैं और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिनयान गुस्से में कहते हैं, क्या मैंने अपने मैनेजर की पोस्ट नहीं खोई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तुम मुझसे जलती थी। अगर तुम उस दिन मेरे साथ गाड़ी में नहीं होती तो अब तक मैं वान के साथ शादी कर चुका होता, पर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो, मैं ये
सब किस लिए कर रहा था? हम दोनों के लिए ना, ताकि हम दोनों आगे जाकर एक अच्छी लाइफ जी सकें। क्या ये हमारा प्लान नहीं था जो तुम इस तरह से मुझ पर सिर्फ इल्जाम लगा रही हो? शाशा उसे धक्के मारकर वहां से निकालने लगती है, लेकिन जिनियान उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बोलो मत, मैं जल्दी ही वान से शादी करूंगा। भले ही वो अभी मुझसे नाराज है, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं फिर से उसे पा लूंगा। शाशा ये सुनकर हंसने लगती है। उसके बाद गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो फिर से तुम्हें अपनी लाइफ में जगह देगी? कभी नहीं। और रही बात तुम्हें पैसे देने की, तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब ऑलरेडी छिन चुकी है। जिनियन अपने आप को शांत करता है। उसके बाद शाशा को समझाते हुए कहता है कि इसने कहा कि हमारे पास कंपनी नहीं है, हमारे पास अभी भी डीएम ग्रुप है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने वान के पेरेंट्स की कंपनी से पैसे चढ़ाकर अपने ग्रुप में डाले हैं, और अभी भी मैं उस कंपनी का सीईओ हूँ, जिस बारे में किसी को नहीं पता। हमें सिर्फ बड़े इन्वेस्टर की जरूरत है जो हमें वान दिला सकती है। इसे तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ। रही बात वान की, तो मैंने उसके लिए भी कुछ सोच कर रखा है, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उसके बाद सब कुछ हम दोनों का ही होगा। वो इतना कहकर शाशाओ के कान में कुछ कहता है। शाशाओ भी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि वो भी काफी सेल्फिश होती है। वो भी चाहती है कि उसे काफी सारे पैसे मिले। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाशा वान के से मिलने जाती है। वो कैफे में वान का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वान आती है, वो पहले की तरह उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वान उसे मना कर देती है कि वो पहले की तरह उसकी फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो उसे फॉर्मल तरीके से बात करे। शाशा बार बार वान से माफी मांगती है, पर वान उसका अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती है। शाशा को सोचकर कहती है कि वान, तुम्हें पता है जिनियन ने अपनी नई कंपनी खोली है और वो एक नए इन्वेस्टर से मिलने जा रहा है। अगर एक बार उसे इन्वेस्टर ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसकी कंपनी काफी टॉप पर पहुंच जाएगी। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि जिनियन मेरे साथ अच्छा नहीं था। उसने मुझे धोखा दिया है, सारा ब्लेम मुझ पर डाला है, इसलिए मैं इस तरह से अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, ताकि तुम अपना रिवेंज ले सको और मैं भी। वान जानती थी कि यहाँ पर शाशा उसे फंसाने आई है। वो देखना चाहती थी कि शाशा और जिनियन उसके साथ क्या करना चाहते हैं। उसे पास्ट लाइफ में पता था कि जिनियन ने अपने दम पर एक नई कंपनी खोली थी, वो भी उसके डैड के पैसों से, जो काफी इलीगल काम करती थी, इसलिए उसे उस कंपनी को तबाह करना था। तब जाकर जिनियन अच्छी तरह से बर्बाद होता। शाशा अच्छा बनने का नाटक करते हुए वान से कहती कि वान प्लीज मुझे पूरे बिजनेस वर्ल्ड से ब्लैकलिस्ट मत करो, क्योंकि मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है, प्लीज मुझे माफ कर दो। वान सिर्फ उसे देखती है। उसे पता था कि सब कुछ ड्रामा है। वो बिना कुछ उसे जवाब दिए वहां से चली जाती है। वो लिफ्ट से नीचे जा रही थी, पर तभी वहां पर हान आ जाता है, जिसे वो फटाफट से लिफ्ट के दरवाजे बंद करने लगते हैं। लेकिन हान दरवाजे को बंद होने से रोक लेता है और वान से कहता है कि क्या तुम कल की वजह से परेशान हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। वान जब ये सुनती है तो जोर जोर से खांसने लगती है। उसे नहीं पता था कि हान सरेआम उससे ही कह देगा। वो चिढ़ते हुए कहती है कि मैंने कल तुम्हें रिजेक्ट किया था, क्या तुम्हें एक बार भी समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? हम दोनों एक नहीं हो सकते। हान कहता है कि तुम्हारा पास्ट वैसे भी खत्म हो चुका है और जिनियन भी तुम्हारी लाइफ से जा चुका है, क्या तुम मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकती हो? वो एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट कर रहे थे, तभी लिफ्ट बंद हो जाती है, जिससे वान अपने आप को संभाल नहीं पाती और हान के बाहों में गिर जाती है। हान परेशान होकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये टेम्परेरी लिफ्ट बंद हुई है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वान इमोशनल होकर कहती है कि हान, मैंने कहा तो सही, मेरे साथ पास्ट में गलत हुआ है, इसलिए मैं किसी भी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वान कहती है अगर पहले की बात होती तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझती, लेकिन अभी नहीं। हान कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, इसलिए तो तुम मुझे बार बार अवॉइड करती हो, ताकि तुम्हें मेरा सामना न करना पड़े। वो इतना कहकर वान के बगल में अपना हाथ रख देता है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और एक एम्प्लॉय आकर हान और वान से कहता है कि सर मैडम, क्या अब ठीक है? वान हान की बात सुनकर बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वान उस इन्वेस्टर से मिलने जाती है जिसके साथ जिनियन मिलने वाला था। उसका नाम मिस्टर ली था। मिस्टर ली पहले तो वान के साथ अच्छी बातें करते हैं। वान भी उनसे अपनी कंपनी के साथ पार्टनरशिप के बारे में बात कर रही थी, पर मिस्टर ली का प्लान कुछ और ही था। वो वान को ड्रग्स देकर उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहते थे, और ये सब करने के लिए उनको जिनियन ने ही कहा था, ताकि बाद में जिनियन अच्छा बन के वान से शादी कर सके और उसे मिस्टर ली से प्रोजेक्ट भी मिल सके। मिस्टर ली बार बार वान के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, पर वान उन्हें बिना किसी इमोशन के देख रहे थे। उसे पता था कि ये सब प्लान है और वो पहले से ही तैयार थे। दूसरी तरफ हान काफी परेशान था, क्योंकि वो बार बार वान को कॉल कर रहा था, पर वान ने उसके कॉल को एक बार भी नहीं उठाया था, इसलिए वो वान का पता लगाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में वान और मिस्टर ली प्राइवेट रूम में बैठे होते हैं। वो दोनों ही यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर ली वहाँ पर कॉफी लेकर आते हैं
जिसमें पहले से ही ड्रग्स मिला था। दूसरी तरफ हान को पता चल जाता है कि वान अकेले मिस्टर ली से मिलने आई है। उसे पता था कि मिस्टर ली बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए वो उसे होटल बचाने के लिए आ जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली जब देखते हैं कि वान उस कॉफी को पी रही है तो वो काफी खुश हो जाते हैं, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। वान जो पहले से ही सब कुछ जानती थी, वो मिस्टर ली के हाथ पर बांधकर उन्हें काफी टॉर्चर करती है। उसके बाद उनकी फोटो लेकर शाशा और जिनियन को भेज देती है। तभी वहां पर हान आ जाता है और वान को डांटते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अकेले आने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर तुम्हें कितना खतरा हो सकता है? वान हान से कहती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लेती, तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। हान वान का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद उसे हक करते हुए कहता है कि अगली बार से ऐसी डेंजरस जगह पर मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वान जब ये सब देखती है कि हान इतना इमोशनल है और उसकी इतनी फिक्र कर रहा है, तो वो भी उसे हग कर लेती है। दूसरी तरफ हम शाओशाओ को देखते हैं जो जिनियन को चाटा मार रही थी, क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था। अब तो दूसरी बार वान उस पर भरोसा करने से रही, इसलिए वो गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घटिया आइडिया देने की? तुम्हारे आइडिया की वजह से वान कभी भी मुझसे बात नहीं करेगी और ना ही मुझे बिजनेस वर्ल्ड में कोई जॉब मिलेगी। जिनियन शाओशाओ को समझाते हुए कहता है, ये मुझे पता है कि हमारा प्लान फेल हो चुका है, पर तुम ही हो जो वान को कन्विंस कर सकती हो। वो किसी भी तरह फिर से शाओशाओ को मना ही लेता है और शाओशाओ भी उसकी बातों में फंस जाती है। जिनियन का प्लान यही था कि वो फिर से वान से मिलकर उसके दिल को जीतेगा और बाद में सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, क्योंकि उसके पास तो और कोई रास्ता ही नहीं होता है। उसे पता था कि अगर वो वान को बुलाएगा तो वान कभी उससे मिलने नहीं आएगी, इसलिए वो चाहता था कि शाओशाओ उसे मिलने के लिए बुलाए। शाओशाओ भी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि जिनियन ने प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओशाओ तैयार हो रही होती है, तभी उसकी नजर ड्रॉअर में रखे जिनियन के फोन पर पड़ती है। वो उसे ओपन करने की कोशिश करती है, पर वहां पर पासवर्ड लगा होता है जिससे फोन ऑन ही नहीं होता है। वो डिफरेंट पासवर्ड डालकर देखने लगती है, वो अपनी बर्थ डेट भी डालती है, लेकिन फोन अभी भी लॉक होता है। इसलिए वो कुछ सोचकर वान की बर्थ डेट डाल देती है और वान की बर्थ डेट डालते ही फोन ऑन हो जाता है, जिससे शाओशाओ को गुस्सा आता है और उसके गुस्से का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो गुस्से में कहती है कि तुमने फिर से मेरा यूज किया, तुम्हें क्या लगा था कि तुम वान को मना लोगे, मुझे किसी मक्के की तरह अपनी लाइफ से निकाल दोगे? कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ वान जिनियन से कैफे में मिलने जाती है। जिनियन वान को देखकर कहता है कि वान तुम काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। वान ये सुनकर वहां से खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे इस आदमी के मुंह से कुछ भी नहीं सुनना था। जिनियन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि प्लीज यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वान उसे देखकर वापस से चेयर पर बैठ जाती है। जिनियन अपनी जेब से एंगेजमेंट रिंग निकालता है। उसके बाद कहता है कि वान मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत किया है, पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन 3 सालों में मुझे तुमसे प्यार हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, हम फिर से अपनी लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। वान गुस्से में कहती है कि मैं एक बार छोड़ी ये चीज को वापस नहीं लेती, और तुम तो पहले किसी ट्रैश से कम नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे घटिया आदमी से शादी करूंगी? कभी नहीं। वो जिनियन को बुरी तरह से इंसल्ट करके उसके मुंह पर कॉफी फेंक देती है। उसके बाद कहती है कि अपने चेहरे को जाकर आईने में देख लेना और अगली बार से मुझे परेशान मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतना कहकर वहां से चली जाती है और जिनियन का चेहरा गुस्से की वजह से काफी लाल हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि वान उसकी इस तरह से बेइज्जती करेगी। तो वान वहां से जा रही होती है, तभी उसके सामने हान आ जाता है। वो हान को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हान वान से कहता है कि मैं तो बस तुम यहाँ से गुजर रहा था। वान परेशान होकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। हान कहता है अगर तुम्हें पता ही है तो मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ शाओशाओ कैफे में आती है। उसके बाद गुस्से में जिनियन को देखते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या वान तुम्हारी बात मान गई? जिनियन हैरानी से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शाओशाओ जो गुस्से में तप रही होती है, वो जिनियन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मुझे धोखा देने की? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? तुम सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि वान तुम्हें हाँ कह देगी, उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे? मुझे पता है कि तुम वान को लाइक करते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। सारे लोग जो वहाँ पर बैठे थे वो उन दोनों को देखने लगते हैं, क्योंकि ये तो वही लोग थे जिनका कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुआ था और जिनियन को सभी लोग जानते थे कि ये वान का फियांसे है जिसने वान को धोखा दिया था। जिनियन पहले तो बच्चे को अपनाने से मना कर देता है, जिससे शाओशाओ गुस्से में कहती है कि मुझे पता है तुम अभी भी वान के साथ होने के सपने देख रहे हो, पर मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, तुम्हें मेरे बच्चे की जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। जिनियन जब देखता है कि सारे लोग उसे ही देख रहे हैं, तो वो शाओशाओ से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। शाओशाओ गुस्से में कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमने मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं पूरे वर्ल्ड को चिल्ला चिल्ला कर कह दूंगी कि तुम कैसे इंसान हो। मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में भी पता है कि तुम कैसे फ्रॉड करते हो, इसलिए तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। वो इतना कहकर जिनियन को चाटा मार देती है। इसके बाद जिनियन को वार्निंग देती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो दोनों आपस में
ही एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ शाओशाओ और जिनयान की शादी की डेट फाइनल हो गई होती है। शाओशाओ वान को अपनी शादी अटेंड करने के लिए बुलाती है क्योंकि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, और वान भी वहाँ पर आ जाती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो शाओशाओ को अपनी फ्रेंड मानती थी, इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर शाओशाओ को बेइज्जत करने आई थी। शाओशाओ जब वान को देखती है तो मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी, लेकिन फाइनली तुम आ ही गई, थैंक यू सो मच। पर कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मैंने तुम्हारे फियांसे से शादी कर ली है, जिससे तुम इतने सालों से प्यार करती थी? वान कहती है कि मैं कैसे नहीं आती, क्योंकि मैं तो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। शाओशाओ मुस्कुराते हुए कहती है कि बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे पास जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने छीन ली हैं, आज तो मैंने तुम्हारे मंगेतर को भी छीन लिया है, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है, कहीं तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो नहीं आ रहा है? वान ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे अपने कचरे को उठाने का कोई शौक नहीं है, वैसे भी जिनियन एक सेकंड हैंड चीज़ है जिसे मैं लाइक ही नहीं करती हूँ, और तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं जिनियन से प्यार करती हूँ? नहीं, तुम्हें पता है तुमने जो गाउन पहना है ये वही गाउन है जो मैंने अपने एंगेजमेंट के दिन पहना था, और ये ज्वेलरी ये भी मेरी यूज़ की हुई ज्वेलरी है। तुमने जितनी भी चीज़ें पहनी है वो सब सेकंड क्लास हैं जो जिनियन ने मेरे लिए खरीदी थी, तुम्हारे लिए नया कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे सामने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी छोड़ी हुई चीज़ों को लिया है जो मुझे पसंद ही नहीं थी। शाओशाओ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है ये सुन के, इसलिए वो वान को चाटा मारने लगती है, पर वान उसके हाथ को बीच में ही रोक लेती है और उसके बाद कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ, फाइट करने नहीं। वो इतना कहकर अपने पर्स से एक क्राउन निकालती है। उसके बाद शाओशाओ को पहनाते हुए कहती है कि पता है ये क्राउन उसी ड्रेस का है जो मैंने एंगेजमेंट के दिन पहना था, इसलिए ये भी ले लो। वो शाओशाओ को बुरी तरह से बेइज्जत करके वहां से चली जाती है। तभी उसकी मुलाकात जिनियन से होती है जो बाहर गेस्ट का वेलकम कर रहा होता है, और उसकी नजर जिनियन पर पड़ती है जो उसका इंतजार कर रहा था। जिनियन वान को देखकर कहता है कि बेबी मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर आओगी, कहीं तुम अब भी मुझसे प्यार तो नहीं करती हो? वान जिनियन को देखते हुए कहती है क्योंकि तुम मेरे कंपनी के एम्प्लॉय हो, भले ही अब मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, पर सारी कंपनी तुम्हारे मैरिज में आई है, इसलिए मैं भी आई हूँ। जिनियन फिर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम कहोगी तो मैं अपनी शादी को रोक दूंगा। मैं शाओशाओ को अपनी लाइफ में इसलिए जगह दे रहा हूँ क्योंकि शाओशाओ का चेहरा बिल्कुल तुमसे मिलता जुलता है, वो मेरे लिए सिर्फ एक स्टैंड बाय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका तो दे दो, अगर तुम मुझे हाँ कहोगे तो मैं अपनी शादी को कैंसिल कर दूंगा। वो इतना कहकर वान का हाथ पकड़ लेता है, पर तभी वहां पर हान आ जाता है और जिनियन का हाथ झटकते हुए कहता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई वान का हाथ पकड़ने की? आज तुम्हारी वेडिंग है, फिर भी तुम वान को इस तरह से परेशान कर रहे हो, कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है? वो इतना कहकर वान को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और ये सब जिनियन देख रहा होता है। उसे काफी जलन हो रही होती है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता था। कुछ ही देर में वेडिंग हॉल में शादी शुरू हो जाती है। जिनियन शाओशाओ के साथ स्टेज पर खड़ा होता है, सारे गेस्ट उन्हें देखकर तालियां बजा रहे थे। तभी पीछे लगी हुई बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पर वो फुटेज दिखाई जाने लगती है जिसमें जिनियन कह रहा होता है कि वो शाओशाओ से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ वान से प्यार करता है और शाओशाओ उसके लिए सिर्फ टाइम पास है। शाओशाओ ने उसे सेड्यूस किया था, वो कुछ न कुछ अनाप शनाप बोले ही जा रहा था, जिससे सारे गेस्ट आपस में बातें करने लग जाते हैं और जिनियन का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ जाता है। शाओशाओ गुस्से में जिनियन को चाटा मारती है। उसके बाद कहती है कि तुम एक नंबर के कमीने हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बड़ा धोखा देने की? तभी वहां पर मिस्टर ली आ जाते हैं और सबके सामने हंगामा करते हुए कहते हैं कि शाओशाओ उनकी गर्लफ्रेंड है और वो शाओशाओ से प्यार करते हैं। शाओशाओ ने पैसों की वजह से उन्हें फंसाया था और अब वो जिनियन से शादी कर रही है। शाओशाओ को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अचानक से सब क्या हुआ है, क्योंकि वो तो मिस्टर ली को जानती तक नहीं थी। वो जानती ज़रूर थी पर उसका मिस्टर ली के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। मिस्टर ली सरेआम झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था और ये सब ली को करने के लिए हार नहीं कहा था ताकि शाओशाओ को अच्छे से सबक मिल सके। जिनियन की मॉम जो वहाँ पर मौजूद थी वो गुस्से में कहती ये सब क्या है, क्या तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो? शाओशाओ अपनी मदर इन लॉ को समझाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वान काफी खुश होती है क्योंकि उसने उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी सिर्फ एक काम बचा था और वो था जिनियन की कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद करना। वो हान से कहती है कि क्या ये सब तुमने किया है? हान कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वान ये सब सुनकर हान को किस करने लगती है। दूसरी तरफ हम शाओशाओ को देखते हैं जो जिनियन के घर पर मौजूद होती है। तभी शाओशाओ की मदर इन लॉ को एक रिपोर्ट मिलती है। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट होती है जिसमें प्रेगनेंसी का वक्त पूरे 3 मंथ्स लिखा होता है और शाओशाओ ने तो कुछ दिनों पहले ही उन्हें प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी थी।
इसलिए उन्हें यही लगता है कि शाओशाओ के पेट में जो बेबी है वो जिनयान का नहीं है बल्कि किसी और का है। इसलिए वो दोनों ही आपस में आर्गुमेंट करने लगते हैं। शाओशाओ उन्हें समझा रही होती है कि ये बच्चा जिनयान का ही है, पर शाओशाओ की मदर इन लॉ को यही लग रहा होता है कि ये बेबी मिस्टर ली का है जो उस दिन शादी के दिन आए थे। शाओशाओ की मदर इन लॉ उसे वॉशन करवाने के लिए कहती हैं। वो दोनों ही आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिनयान आ जाता है। वो फिर से उन दोनों को फाइट करता देखकर गुस्से में कहता है, क्या आप दोनों के पास कोई दूसरा काम नहीं है जो हमेशा फाइट करते रहते हो? जब भी आता हूँ मुझे आप दोनों के गुस्से भरे चेहरे ही देखने को मिलते हैं। जियांग की मॉम जिनयान को समझाते हुए कहती है कि देखो ये बेबी तुम्हारा नहीं है, ये औरत तुमसे झूठ बोल रही है। शाओशाओ भी कहती है कि हस्बैंड ऐसा नहीं है, ये बेबी तुम्हारा ही है, मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ। जिनयान जिसे अपने बेबी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था वो गुस्से में कहता है, तुम दोनों जो चाहे वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसका फोन पे रिंग आती है। सामने से कुछ कहा जाता है जिससे जिनयान परेशान होकर वहां से जाने लगता है। शाओशाओ उसे आवाज लगाते हुए कहती है कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, तुम्हारी मॉम मुझे परेशान करती हैं और तुम मेरी फिक्र करने के बजाय मुझे इग्नोर करते हुए जा रहे हो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। जिनयान ने सुनकर गुस्से में कहता है कि अच्छा है तुम मुझे डिवोर्स दे दो, वैसे मैं इन सब चीजों से तंग आ गया हूँ। शाओशाओ जब ये सुनती है तो उसके पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है और जिनयान बिना किसी शेम के वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे वैसे भी शाओशाओ से कोई लेना देना ही नहीं होता, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। दूसरी तरफ हान और वान साथ में मिलकर जिनयान की कंपनी जाते हैं जहाँ पर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके सारे फ्रॉड के रिकॉर्ड थे, इसलिए वो आसानी से जिनयान को जेल भिजवा सकते थे। वो रात के वक्त वहाँ पर आते हैं। वहाँ बाहर वॉचमैन जो पहरा दे रहा था वो आवाज़ सुनकर कैबिन के अंदर आ जाता है। उसके बाद पूरे कैबिन में टॉर्च मारता है पर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता क्योंकि वान और हान छुप गए होते हैं। थोड़ी देर में फाइनली उन्हें वो मिल जाता है जिसे वो ढूंढने आए थे। दूसरी तरफ जिनयान को इस बारे में पता चल जाता है क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। वो घर पर आकर अपना सामान पैक करता है। उसके बाद शाओशाओ आकर कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिनयान गुस्से में कहता है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। शाओशाओ कहती है क्या मैं भी अपना सामान पैक कर लूँ, पर जिनयान उसे मना कर देता है और कहता है कि क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शाओशाओ उसके साथ बोझ बने। वो इतना सेल्फिश था कि ना तो उसे अपनी मॉम से फर्क पड़ता था ना ही उसे अपने बेबी से फर्क पड़ता था। शाओशाओ गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी? तुम मुझे इस तरह से छोड़ना चाहते हो, लेकिन याद रखो मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम मरने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ ही आऊंगी। जिनयान गुस्से में शाओशाओ को धक्का दे देता है। उसके बाद चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो अकेले मरो, मेरा पीछा मत करो। वो इतना कहकर अपने सामान को पैक करता है। शाओशाओ जो नीचे गिर गई होती है अपनी टमी को पकड़ते हुए कहती है कि जिनयान मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिनयान गुस्से में कहता है कि मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो। जिनयान जब देखता है कि शाओशाओ के पैरों से ब्लड बह रहा है तो समझ जाता है कि शाओशाओ का मिसकैरेज हो चुका है। वो हैरानी से कहता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी तो फेक थी, फिर तुम्हें ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर शाओशाओ ने प्रेगनेंसी का नाटक किया है ताकि वो उसे शादी कर सके। शाओशाओ एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहती है लेकिन जिनयान उसे छोड़कर वहां से निकल जाता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिनयान की मॉम हॉस्पिटल पहुंची होती है और शाओशाओ की सर्जरी चल रही होती है। सर्जरी खत्म होने के बाद जिनयान की मॉम डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर मेरा ग्रैंडसन कैसा है? डॉक्टर मना कर देता है कि हम बेबी को बचा नहीं पाए, जिससे जिनयान की मॉम रोने लगती हैं क्योंकि अब तो उनका बेटा भी उन्हें छोड़कर चला गया था। वो शाओशाओ की हालत को देखकर रोने लगते हैं क्योंकि वो कोई बुरी औरत नहीं थी, पर जिनयान के चक्कर में उन्होंने काफी बुरे काम किए थे क्योंकि वो तो सिर्फ अपने बेटे का अच्छा चाहती थी और उनका बेटा इतना सेल्फिश था कि वो एक बार भी देखने नहीं आया कि वो जिंदा है या मर गई है। यहाँ तक कि उसे अपने बेबी की भी फिक्र नहीं थी। जिनयान की मॉम वहाँ से निकल जाती हैं क्योंकि बेबी मर गया था, इसलिए उनका यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं था। शाओशाओ भी रो रही होती है। उसका फोन बजता है। सामने से बैंक से कॉल आया होता है जो उसे पैसे पे करने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो जिनयान की वाइफ थी। शाओशाओ ये सुनकर रोने लगती है क्योंकि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाती। दूसरी तरफ जिनयान को देखते हैं जो वहां से भाग रहा होता है। पुलिस आकर उसे दबोच लेती है। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वान और हान एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं और कुछ वक्त बाद वान प्रेग्नेंट हो जाती है। हान उसको बिल्कुल भी काम करने नहीं दे रहा था, वो हमेशा उसकी केयर करता था, वो उसे बहुत प्यार करता था और उसे फाइनली एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया था जो उसे सच में प्यार करता था। और इसी के साथ वान की लाइफ की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ड्रामा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।